हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। संविधान के जिस टॉपिक पर आज हमें बात करनी है वो टॉपिक कौन सा है? संविधान का भाग 4 का, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी दे रखी है। किस पे बात करेंगे? मौलिक कर्तव्यों पर। अगर इसमें हम देखें भाग 4 का, या फिर इसको हम ए कह सकते हैं। अगर ये 4 का या 4A है, इसका मतलब ये मूल संविधान का भाग नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये बाद में जुड़ा है। अगर आपसे पूछा जाए जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो मूल संविधान का भाग थी या नहीं थी, आंसर क्या होगा? नहीं है। अब नहीं है तो इनको हमने बाद में जोड़ा। बाद में जोड़ा तो इसको कब जोड़ा? कब जोड़ा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। कब जोड़ा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। कब जोड़ा है इसको? 1976 में। अब हमने भाग 4 का जोड़ा। अगर ये भाग जोड़ा है तो केवल भाग तो नहीं जोड़ा होगा, इसके साथ में जो इसमें जो बातें रखनी है हमें, वो बातें भी जोड़ी होंगी। तो इसमें ये जो भाग 4 का है इसका संबंध किससे है? फंडामेंटल ड्यूटी से, बोले तो मूल कर्तव्य से। क्या इसमें क्या दे रखा है? मूल कर्तव्य। अब जो फंडामेंटल ड्यूटी है भाई, ये क्या होता है? मूल कर्तव्य होता क्या है ये? हाँ भाई, अभी हमने देखा कि जो राज्य है, राज्य के कर्तव्य हमने पढ़े थे, जिसको हमने राज्य के नीति निषेध तत्व कहा, DPSP कहा। तो अगर राज्य के हमारे प्रति कुछ कर्तव्य हैं तो हमारे भी कुछ कर्तव्य ऐसे होंगे जो राज्य के प्रति हों, देश के प्रति हों। हमारे कौन से कर्तव्य? एक तो वो, जैसे मान लो आपके पिताजी हैं, पिताजी के कुछ कर्तव्य हैं आपके प्रति, आपको पढ़ाना लिखाना, शिक्षित करना, यहाँ तक कि शादी विवाह करना। ये कर्तव्य किसके हैं? पिता के। अब आपका पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, वही हमें देखना है कि राज्य के कर्तव्य हमने पढ़ लिए। अब हमारा राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है, उनको हम संविधान के भाग 4 का में पढ़ेंगे। ये जो मूल कर्तव्य हैं, ऐसे कर्तव्य जो बेहद जरूरी हैं, जिनके बिना काम नहीं चलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? मूल। जैसे गणित में देखें, मूल क्या है? जोड़ घटा गुणा भाग। कम से कम इतना तो आना ही चाहिए, उसके बाद आप मैथ के क्वेश्चन करें, हल करें, कर सकते हैं। तो अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करूं तो मूल कर्तव्य ऐसे कर्तव्य जो हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये मूल कर्तव्य किसके लिए होते हैं? व्यक्ति के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, या सिटीजन के लिए, नागरिक के लिए? तो आंसर क्या देंगे? नागरिकों के लिए। नागरिक चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो, यानी किसके लिए हैं ये? केवल और केवल नागरिकों के लिए। अगर कोई विदेशी कलुआ या भूरी भारत में आए, वो उनके कोई मौलिक कर्तव्य नहीं होंगे। किसके होंगे? जो यहाँ के सिटीजन हैं, ऐसे लोग जो यहाँ के नागरिक हैं। तो ये पहली बात तो, मौलिक कर्तव्य किसको प्राप्त हैं? नागरिकों के होते हैं। किसके होते हैं? नागरिकों के, सिटीजन के लिए होते हैं। दूसरी बात, ये मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? मूल कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? तो कब जोड़ा? जब ये हमने संविधान का भाग 4 का जोड़ा। कब जोड़ा? संविधान का भाग 4 का जोड़ा, और भाग 4 का जोड़कर इसमें हमने क्या कर दिया? मूल कर्तव्यों को रखा। और जिस समय हमने ये भाग जोड़ा, उस समय मूल कर्तव्य कितने थे? मूल कर्तव्य कितने थे? कितने जोड़े गए? 10। ये मूल कर्तव्य प्रारंभ में कितने थे? प्रारंभ का मतलब जब हमने जोड़े तो प्रारंभ में कितने थे? 10। ये जो मूल कर्तव्य हैं, इन मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश किसने की? मूल कर्तव्यों से संबंधित समिति। मैं 2 समितियों की बात कर रहा हूं। ये मूल कर्तव्य हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। तो क्या बताओगे? मूल कर्तव्य
किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? समिति की सिफारिश पर, तो किसकी बता दोगे? किसने सिफारिश की? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब देखो, ये जब पूछा गया है तो हमने सरदार स्वर्ण सिंह समिति को रट लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। बात क्या है उसे सुनो। बात यह है, जो 42वां संविधान संशोधन हो रहा है वो पूरा का पूरा संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्य नहीं जोड़े गए। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जितने भी काम हुए हैं, कौन कौन से काम हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा? हमने एक आर्टिकल जोड़ा, कौन सा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमने कौन कौन से आर्टिकल जोड़े? अरे पीछे हमने पढ़े थे, कौन कौन से जोड़े थे? हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि हमने संपत्ति के मूल अधिकार को खत्म किया, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और हमने इसके द्वारा क्या क्या किया? हाँ, और क्या क्या किया था? अरे ये 42वें संविधान संशोधन कब से पढ़ रहे हो? क्या क्या जोड़ा? देखो, प्रस्तावना में भी कुछ काम हुआ, कौन कौन सा हुआ? हाँ, समाजवादी शब्द जोड़ा गया, एकता, अखंडता, के संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन। तो जितने भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जितने भी काम हुए, जैसे हमने एक 39 ए जोड़ा, 43 ए बी जोड़ा, तो ये भी हमने कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 43 ए जो जोड़ा वो भी कौन से? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन जो हुआ वो किस समिति की सिफारिश पर हुआ? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन इस समिति की सिफारिश पर हुआ है, न कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब बात यह है, फिर हम ये किताबों में लिखा क्यों मिलता है? लिखा इसलिए मिलता है क्योंकि ये पूछा गया है। बात क्लियर हो गई? अब देखो, ये जो स्वर्ण सिंह समिति थी, इसने जो सिफारिश की वो कितने मौलिक अधिकारों की, मौलिक कर्तव्यों की थी? 8। यानी इसने जो सिफारिश की वो कितने मौलिक कर्तव्यों की थी? 8 की। लेकिन जोड़े कितने गए? 10 जोड़े गए। एक बात तो ये इसने सिफारिश कितने की है? 8 की। और जोड़े कितने गए हैं? 10 जोड़े गए। अच्छा, दूसरी बात, ये जो मूल कर्तव्य है इसको हमने कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा? 1976 में। अब 1976 में हमने इसको जोड़ तो दिया, इनको जो लागू हमने किया वो 3 जनवरी 1977 से किया। 3 जनवरी 1977 से लागू किया है, ये भी ध्यान रखना। दूसरी बात, इसके लिए एक समिति और बनाएगी। कौन सी समिति? अगर आपसे पूछा जाए जे.एस. वर्मा समिति का संबंध, जे.एस. वर्मा समिति, ये जे.एस. वर्मा समिति है, इसका संबंध किससे है? तो जे.एस. वर्मा समिति का संबंध भी किससे है? मूल कर्तव्यों से। किससे है? मूल कर्तव्यों से। अब ये जे.एस. वर्मा समिति है, ये क्यों बनी? इसकी क्या जरूरत पड़ गई? ये जे.एस. वर्मा समिति है, इससे ये पूछा गया कि ये जो मूल कर्तव्य हमने फंडामेंटल ड्यूटी को जो लिया है, इनका हम विस्तार कैसे करें, प्रत्येक नागरिक तक कैसे कैसे पहुंचाएं। तो इसने जो सिफारिश की उनमें ये कहा कि जो जितने भी टीचर हैं उनकी या अन्य नौकरी वाले हैं, उनकी जब ट्रेनिंग हो तो जो ट्रेनिंग होगी उस टाइम बताने हैं, समझाने हैं। दूसरी बात, आपने एक बात और देखी होगी कि जो हमारी सरकारी किताबें आती हैं उनके पिछले पन्ने पर 11 के 11 मूल कर्तव्य लिखे गए। तो वो भी किस लिए? जो किताब के पीछे लिखे जाते हैं वो भी सिफारिश किसने की है? जे.एस. वर्मा समिति ने। और इसने ये भी कहा कि प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को जो फंडामेंटल ड्यूटी दिवस है उसके रूप में मनाया जाना चाहिए। 3 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि 3 जनवरी 1977 से मूल कर्तव्यों को लागू किया गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे अगर हम देखें, देखो वर्तमान में अगर पूछा जाए
वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य। तो कितने बताओगे? मौलिक कर्तव्य कितने बता देंगे भैया? 11। लेकिन जब हमने ये संविधान में भाग 4 का जोड़ा, मूल कर्तव्यों को जोड़ा, तब हमने कितने जोड़े थे? 10 जोड़े थे। अब बात आई 11वां की। ये 11वां कब जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, इसको कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया? 2002 में। हमने जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा, यह 86वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा है? 2002 में जोड़ा है। अब ये जब हमने जोड़ा है तो इसकी भी किसी ने सिफारिश की गई होगी, और वो समिति कौन सी थी जिसने 11वें मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी? MN वेंकटचलैया समिति। इसकी जो सिफारिश की है 11वां मूल कर्तव्य की, ये सिफारिश किसने की है? सिफारिश तो क्या बताओगे? MN वेंकटचलैया समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। MN वेंकटचलैया समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, और MN वेंकटचलैया समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए हैं। ये संविधान समीक्षा आयोग बना है जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? MN वेंकटचलैया कर रहे थे। और 11वें मौलिक कर्तव्य के लिए सिफारिश जो की है वो MN वेंकटचलैया समिति के द्वारा की गई है। अब 11वां मौलिक कर्तव्य था क्या है 11वां मौलिक कर्तव्य? तो 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये अभिभावक के प्रति है कि अभिभावक अपने बच्चों को जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है उन्हें अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करें, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करें। तो इसमें क्या है? 11 मूल कर्तव्य में अभिभावक का मूल कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से क्या करना चाहिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए। अनिवार्य रूप से शिक्षा का अवसर प्रदान करें, शिक्षा का अवसर प्रदान करें। कौन करें? अभिभावक करें, गार्जियंस करें। ये बात कहाँ लिखी है? 11वां मौलिक कर्तव्य। ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो 10 और बचे वो क्या क्या हैं उनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं पहला मूल कर्तव्य, पहले मूल कर्तव्य में क्या लिखा है कि संविधान की और संवैधानिक संस्थाओं की क्या करें? पालना करें। पहली बात, संवैधानिक संस्थाओं की पालना करें, संवैधानिक संस्थाओं की पालना करें। और क्या क्या लिखा है? नंबर 1, राष्ट्रगान, दूसरा राष्ट्रध्वज, और तीसरा क्या लिखा है? हाँ, संविधान। यानी राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और संविधान, इनका क्या करें? संविधान, इनका पालन करें, नहीं सम्मान करें। पालन करें लिख लो या सम्मान करें लिख लो। सम्मान करें। ये राष्ट्रगान है, इसका सम्मान करना हमारा मूल कर्तव्य है। राष्ट्रध्वज है, इसका सम्मान करना हमारा मूल कर्तव्य है। क्या राष्ट्रगीत का सम्मान करना मूल कर्तव्य है? नहीं है। क्या राष्ट्रगान का सम्मान करना मूल कर्तव्य है?
नहीं। राष्ट्रगान का है, राष्ट्रगीत का नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। ये जो राष्ट्रगीत है वो हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, और राष्ट्रगान लिखा है तो मूल कर्तव्य है। राष्ट्रध्वज का सम्मान करना हमारा मूल कर्तव्य है, क्या बताओगे? है। ठीक है, 2-3 बातें इसमें ध्यान रखनी है कि संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका पालन करें, संविधान का पालन करें, राष्ट्रगान का पालन करें, राष्ट्रध्वज का पालन करें। यह हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। पहला मूल कर्तव्य हमारा क्या है, इसमें ध्यान रखना है राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, संविधान और संवैधानिक संस्थाएं। 4 बातें हैं, चारों बातें ध्यान रखनी है। अगर दूसरे की बात करें, अगला दूसरा कौन सा है अपना? सेकंड। दूसरा क्या है? ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है, उनको क्या करना है? हृदय में संजो के रखना है उनके आदर्शों को। तो ऐसे लोग जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है, उनके आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, हृदय में संजोए रखें। अब स्वतंत्रता आंदोलन में कौन? जैसे गांधी जी, अंबेडकर जी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, जिनकी फोटो हम जो अपनी ऑफिसों में लगाते हैं, ऐसे लोग, उनके जो आदर्श हैं उनको क्या करें? हम अपने हृदय में संजोए रखें। तीसरी बात क्या लिखी है? अगर तीसरा मूल कर्तव्य देखें तो तीसरे मूल कर्तव्य में 3 बातें ही ध्यान रखनी है। पहला क्या हो गया कि, फिर से सुन लो, पहला क्या था हमारा कि संवैधानिक संस्थाएं और संविधान, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज। 4 बातें हैं, चारों ध्यान रखनी है। दूसरे में ऐसे ध्यान रखना है कि वो लोग जिन्होंने आजादी के लिए 2-2 हाथ किए, उनके आदर्शों को हम क्या करें? हृदय में संजोए रखें। तीसरे में 3 बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी ध्यान रखनी है? एकता, अखंडता और 3 बातें, एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखें। यानी एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखें, और संप्रभुता को बनाए रखें। अरे बात क्लियर हो गई? पहले वाले में 4 बातें, दूसरे वाले में जिन्होंने आजादी के लिए 2-2 हाथ किए, उनके आदर्शों को हृदय में संजोएं। तीसरे में 3 बातें, एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। चौथा मौलिक कर्तव्य देखें, 4th नंबर क्या है? तो चौथे में कौन सी बात ध्यान रखोगे? हाँ, अगर देश आपको बुलाए, देश पुकारे, तो देश की रक्षा के लिए आपको सदैव तत्पर रहना है। देश के आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करें। ऐसा ना हो कि देश आपको नहीं बुला रहा है, आपको लगा पाकिस्तान से, चीन से लड़ाई हुई और आप राइफल लेके पहुंच गए। ये काम नहीं करना है। यानी आपको जाना है राष्ट्र की रक्षा के लिए। ऐसा नहीं कि उधर से किसी ने फायर कर दिया और तुम घर से बंदूक उठाई के जा रहे हैं सीमा पे। ये नहीं करना है। राष्ट्र अगर आपको बुलाए, राष्ट्र आह्वान करे, तभी आपको जाना है। बात क्लियर हो गई? 4 नंबर में क्या है? राष्ट्र द्वारा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा करें। राष्ट्र की रक्षा करें कब? जब देश बुलाए। ऐसा नहीं कि वैसे ही आपको पता लगा लड़ाई शुरू हो गई है और आप अपना कट्टा बंदूक लिया और कहां पहुंच गए? बॉर्डर पे। ऐसा नहीं करना है। राष्ट्र के द्वारा आह्वान किए जाने पर ही राष्ट्र की रक्षा करें, ऐसा हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगला देखें, 5वां। तो 5वां मौलिक कर्तव्य अपना क्या है?
हाँ भाई, समरसता और भाईचारे की भावना का विकास करें। समरसता और भाईचारे की भावना का विकास करें। आगे क्या लिखा हुआ है? पहले तो ये लिखा हुआ है समरसता और भाईचारे की भावना का विकास करें। भाईचारे की भावना का विकास करें। आगे क्या लिखा हुआ है? विकास करें। आगे क्या लिखा हुआ है? ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के, स्त्रियों के विरुद्ध हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध हों। महिलाओं के विरुद्ध हों। कैसी विरुद्ध हों भाई साहब? हाँ भाई, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध हों। कौन सी प्रथाएं? पर्दा प्रथा। कौन सी प्रथा? पर्दा प्रथा और दूसरी सती प्रथा। ये महिलाओं के विरुद्ध हैं। यानी कोई महिला सती हो जाती है, वो भी महिलाओं के विरुद्ध हैं। पर्दा जो करती हैं वो भी महिलाओं के विरुद्ध हैं। अब ये देखो, जितने भी जो मनुस्मृति में जितने भी नियम जो लिखे गए वो सब महिलाओं के विरोधी लिखे गए। महिलाई कान छिदवाए, महिलाई बिंदी लगाए, महिलाई तोड़ियां पहने, पुरुष कुछ ना करे। बिछिया भी महिला पहने, टीका भी महिला ही लगाए। क्यों लगाए भाई? दूर से ही पता लग जाता है कि सामने जो आ रही है वो भाभी है, बोलना ही नहीं है, बोलोगे समस्या है, वो पहले ही किसी और की है। तो ऐसा होता है। जितने भी जो अंबेडकर जी ने तो इनकी तुलना यहाँ तक से की, ये तक कह दिया अंबेडकर जी ने कि महिलाओं को एक पशु की तरह रखा गया। और वो इस बात पे कहा कि जो महिलाएं हैं वो जिस तरह एक पशु एक खूंटे से बंधे रहते हैं, उसी तरह महिला को बांध दिया जाता है। किससे? खूंटे से। और खूंटा कौन? आदमी। छोड़ के भाग भी नहीं सकती। तो ये अंबेडकर जी ने ऐसी बातें कही थी कि जो महिलाएं हैं उनको पशुओं की तरह व्यवहार कर दिया गया कि सारे काम, सारी प्रथाओं का पालन महिलाएं करें, पुरुष अपना ऐसी सांसा घूमे, उसे कोई मतलब नहीं है। बस शाम को आके खाना, नमक मिर्च कम है तो और ऊपर से उल्टा सीधा बोलना, ये आजकल पुरुषों के काम हैं। कुछ जगह नहीं होंगे जो समझदार लोग हैं, नहीं ऐसा होता है। मिर्च ज्यादा हो जाए तो दिक्कत, नमक कम रह जाए तो दिक्कत। तो ये जो सब बातें हैं अंबेडकर जी ने वही तो कहा है, और ये अपना भी मूल कर्तव्य है कि हम ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के, स्त्रियों के विरोध में होती हूं। लेकिन नहीं करेंगे। अब नहीं करोगे तो देखो, आप पे कोई कानूनी कार्यवाही नहीं है। ये जो मूल कर्तव्य है ना, वो परिवर्तनीय नहीं है। इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आप सोचो कि इस व्यक्ति ने मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसके नाम FIR हो जाए, नहीं होगी। लेकिन मूल कर्तव्य है, हमें निभाना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर आपके माँ बाप हैं, आप उनके पैर छुएं, नमस्ते करें, अच्छी बात है। अगर आप उनके पैर ना छुएं, नमस्ते ना करें, तो इसमें कोई आप पे FIR नहीं होगी, ना कोई आपको गालियां देगा, ना उल्टा सीधा कहेगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि अपनी मम्मी को कूट दें, पापा को कूट दें, ऐसा नहीं होगा। FIR भी होगी, डंडे भी पड़ेंगे, पुलिस ठीक कर देगी। तो यह मौलिक कर्तव्य हमारा है, इनका पालन करें न करें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर इसका अपमान किया किसी ने, झंडा का अपमान किया, राष्ट्रगान का अपमान किया, तो ऐसे ऐसे अधिनियम बने हुए हैं कि जेल जाना पड़ेगा। लेकिन आप पालन नहीं करते हैं, इसके लिए कोई नियम ऐसा नहीं बना है कि आपको जेल जाना पड़े। लेकिन आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कोई आपसे कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन आपने अगर अपमान किया तो अधिनियम ऐसे बने हुए हैं जिनके तहत आपको जेल हो जाएगी, चाहे राष्ट्रगान का अपमान करें, चाहे देश का अपमान करें, चाहे राष्ट्रध्वज का अपमान करें। तो ये ध्यान रखना, ये प्रवर्तनीय नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। लेकिन अगर इनका अपमान किया तो सारे वो काम होंगे जो स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए अच्छे नहीं है। बात क्लियर हो गई? अगला देख लेते हैं, छठा क्या है भाई साहब? छठे में क्या लिखा है?
छठा अपना मूल कर्तव्य क्या है? सामाजिक, हाँ सामाजिक क्या लिखा है? सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को समझें। सामाजिक संस्कृति और सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को समझें। गौरवशाली परंपरा को समझें। इसका क्या मतलब है? सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को क्या समझें? अब देखो, सामाजिक संस्कृति का मतलब है कंपोजिट कल्चर, ऐसी संस्कृति जो जोड़ने वाली है, ऐसी संस्कृति जो गंगा यमुना की तहजीब को दिखाती है, ऐसी संस्कृति जो जोड़ने वाली है, उसकी आप गौरवशाली परंपरा को समझें। जैसे भाई साहब, आप जिस धर्म के भी हैं, आप जिस धर्म से आप पूजा उपासना करना चाहते हैं आप करें, अपनी संस्कृति के अनुसार करें। ठीक, आप कावड़ लेके आए, कोई दिक्कत नहीं है। हवा निकल गई पहिया की, कोई दिक्कत नहीं है। हवा क्यों निकल गई मोदी जी पूछने नहीं आएंगे। चाहे हवा आप लांगुरिया से डलवाओ, चाहे किसी से डलवाओ, आप कोई भी गाना गाएं, अपनी संस्कृति के अनुसार रहें, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। अगर मैं 7 नंबर की बात करूं तो 7 से तुम्हें ध्यान रखना है 7 समुंदर। और 7 समुंदर में क्या क्या आएगा फिर? नदी, तालाब, झीलें, वन्य और वन्य जीवों की रक्षा करना, यह हमारा क्या है? मूल कर्तव्य। हाँ, 7 से क्या? नदी, तालाब, वन और वन्य जीवों की क्या करें? वन्य जीवों की रक्षा करें। रक्षा करें कहाँ लिखा है? ये पर्यावरण का संरक्षण करें, वन्य और वन्य जीवों की रक्षा करें, ये बात एक जगह हमने और पढ़ी थी। और वो कहाँ पढ़ी थी? अनुच्छेद 48 का में। कहाँ पढ़ी थी? अनुच्छेद 48 का में। और उसे भी अगर मैं आपसे कहूं कि अनुच्छेद 48 का किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, तो क्या बताओगे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन जिस समिति की सिफारिश पर हुआ, वो समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था। 7वां नंबर, नदी, तालाब, वन और वन्य जीवों की क्या करें? हम रक्षा करें। अच्छा, 8वां नंबर क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर, इसको अपनाना है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है कि जो ओछी मानसिकता है, निम्न मानसिकता है, उसको हम त्याग करें और एक विज्ञान के अनुसार हम सोचें, एक तर्क की हम बात करें। ये जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं उनका हमें त्याग करना है और एक तार्किक ढंग से हमें सोचना है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करता है। और किसकी बात करता है? हाँ भाई, मानवतावाद। मानवतावाद यानी कि ऐसा वाद जिससे मानव का भला होता हो, ऐसा वाद जिससे मानव का भला होता हो, मानवतावाद। दूसरा, हमें नित्य प्रतिदिन क्या करना है? सुधार करना है। और क्या करना है? ज्ञानार्जन करना है। ज्ञानार्जन करना है यानी कि ऐसा नहीं है कि अब बस पढ़ाई हो गई पूरी, अब बंद कर दें। आपको आए दिन रोज नया कुछ ज्ञान का अर्जन करना है, अपने आप में सुधार करना है, मानवतावाद को अपने आप में विकसित करना है और अपनी सोच को कैसी विकसित करना है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से आपको सोचना है, समझना है, देखना है। अगर हम 9 नंबर की बात करें, 9 नंबर में क्या दे रखा है? 9 से क्या ध्यान रखना है? 9 क्या नहीं करना है? हिंसा नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? हिंसा न करें। और क्या करें फिर? राष्ट्र की जो संपत्ति है उसका क्या करें? संरक्षण करें। राष्ट्र की संपत्ति का संरक्षण करें। कैसे संरक्षण करें? ये जो राष्ट्र की संपत्ति है
ये सार्वजनिक स्थान वगैरह हैं उनका संरक्षण करना है। अब लोग हम करते क्या है कि सार्वजनिक स्थल पर गए जाके थूकते हैं, गंदगी फैलाते हैं। गंदगी नहीं फैलानी है। अगर हमें आंदोलन करना है तो ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हम करते क्या है, बसों को फूकते हैं। तो राष्ट्र की संपत्ति उसका नुकसान हमें बिल्कुल नहीं करना है। और ये कोई आंदोलन चलता है तो उसमें पहला काम यही होता है कि सबसे पहले बसें फूको, ट्रेनें फूको, जैसी बिहार वगैरह में थोड़े दिन पहले जलाई गई। तो बस ये नहीं करना है, राष्ट्र की संपत्ति को आपको संरक्षण करना है और हिंसा नहीं करनी है। यह हमारा मूल कर्तव्य है। बात क्लियर हो गई। अगला देखें 10 नंबर। ये 10 नंबर क्या कहता है? हाँ, हमें नित्य प्रतिदिन क्या करना है? ऊंचाइयों की ओर बढ़ना है। हमें प्रतिदिन अगले पन्ने पे ले लूं 10 नंबर। हाँ, उत्कर्ष की ओर बढ़े, उत्कर्ष की ओर बढ़े। इसका मतलब क्या है? ऊंचाइयों की ओर बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, उन्नति करनी है। ठीक है, आगे बढ़ने का हमें क्या करना है? प्रयास करना है। आगे बढ़ने का प्रयास करना है, बढ़ने का प्रयास करना है। ये बात कहां लिखी है? 10 में। और 11 नंबर में जो बात लिखी वो बात अपनी कंप्लीट हो गई। ठीक, अब देखो अगर कोई बात इसमें रह गई हो उसको देखो फटाफट आप। यहां पे अगर देखें, ये देखो इसमें भाग 4 का, ठीक, अगर इसमें एक बात अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें अनुच्छेद कितने हैं, आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल कितने हैं? हाँ, अनुच्छेद कितने हैं? 1। भाग 4 का इसमें अगर अनुच्छेद पूछे जाएं तो अनुच्छेद कितने बताएंगे हम? 1। और 1 कौन से नंबर का? 51 का। 51 का सिर्फ एक ही अनुच्छेद है 51 का। और संविधान का भाग कौन सा है? ये 4 का। और 51 का में मूल कर्तव्य कितने हैं आज की डेट में? मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। ठीक, जब ये भाग जुड़ा उस समय कितने थे? 10। ये 10 कब थे? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जब इस भाग को जोड़ा गया उस समय कितने थे? 10। आज की डेट में कितने हैं? 11। ठीक, जो स्वर्ण सिंह समिति थी इसने कितने की सिफारिश की? 8 की। इतनी बात क्लियर हो गई। और आगे क्या बताना है? इनमें कुछ समझना हो? आज तो समय से पूरे हो गए। चलो अच्छा, कोई बात ना, आप एक कहानी सुनाऊं? हाँ, देखो अच्छा, किसान देखा होगा आपने। ये जो कहानी है वो डिपेंड किस पे करती है? जैसे ना कि हम जो सोचते हैं कि आज की स्थिति में जो हम हैं वो हमेशा ऐसे रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे। जब जब आपका पतन होगा, जब आपकी स्थिति सही नहीं होगी, उस समय आपने जिन लोगों पर बहुत ज्यादा एहसान किए हैं वो भी उस समय आपका साथ नहीं देंगे। आप ये सोचो कि आज मेरे ये दोस्त हैं, ये दोस्त हैं, ये सब मेरे साथ हैं, लेकिन आप पे जिस दिन बुरे दिन आएंगे उस दिन इनमें कोई टिकने वाला नहीं है। और ये जो दिक्कत जीवन में आएंगी, परेशानी जीवन में आएंगी, वो उससे आपको अकेले ही फाइट करना है, अकेले ही उभर के आना है। न दुनिया, ये जो पुरानी कहावत है ना कि गिरे हुए में 4 लातें अगली लगाती है, ज्यादा लगाती है, सेम उसी तरह की दुनिया है। उसमें एक कहानी है, एक किसान है और किसान जो खेती करता है वो बैलों के द्वारा करता है। और किसान का जो बैल है वो किसान का और बैल का बहुत अच्छा संबंध है। किसान जब भी खाना खाता है उससे पहले उस बैल के लिए सानी करके आता है, पानी पिला के आता है, तब वो खाना खाने बैठता है। यानी कि बैल के बिना किसान का काम नहीं चल सकता। बैल इस स्थिति में है कि खेत की जब जुताई करनी है तो बैल को लेके जाया जाता है और बैल जब खेत जोतता है किसान पीछे पीछे चलता है और उसमें अच्छी फसल पैदा होती है। अब एक दिन होता क्या है कि जब काफी लंबा समय हो गया, 10-5 साल गुजर गए, तो बैल जो था वो बूढ़ा हो चला
और जैसे ही बैल बूढ़ा हुआ तो एक दिन बैल किसी भी तरह एक कुएं में जाके गिर जाता है। और बैल जब कुएं में जाके गिरा तो जो किसान था, जिस किसान के लिए जो बैल काम कर रहा था, उस किसान ने सोचा कि इस बैल को किसी तरह इस कुएं से बाहर निकाला जाए। अब बैल चूंकि भारी बहुत है, उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि आज की तरह जो मशीनें होती हैं क्रेन वगैरह कि जिससे उसको आसानी से निकाला जा सके। अब उधर जैसे ही बैल गिरा, किसान भी परेशान है और बैल भी अंदर पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है, परेशान है। अब किसान ने गांव के लोगों को बताया तो लोगों की सोच क्या होती है वो देखो। लोगों ने उससे कहा कि भाई साहब आपका बैल जो है वो बूढ़ा हो चला है, वैसे भी ये काम के लायक नहीं है और ये इसमें पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है, दम तोड़ रहा है। आप ऐसा करो कि इसको इसी कुएं में दफना दो, और आप इसे दफना दोगे तो कम से कम ये चैन की सांस तो ले सकेगा। इस तरीके से तड़प तड़प के चिल्ला चिल्ला के तो नहीं मरेगा। अब ऐसी स्थिति में जो बैल है वो भी अंदर सोच रहा है कि मैंने जिसकी जिंदगी भर सेवा की वो मुझे इस कुएं से बाहर नहीं निकाल रहा है। तो गांव के लोगों ने उसे सलाह दी, क्या करोगे तुम इसका, थोड़े दिन बाद ये वैसे भी आपके काम का नहीं है, आप ऐसा करो इसी को इस कुएं में ही दफना देते हैं और कि 10-5 लोग फावड़ा लेके आओ और इस पर मिट्टी डालना शुरू कर दो। अब किसान के दिमाग में भी आ गया, बूढ़ा बैल है, वैसे भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा और ये इसमें तड़प तड़प के मरे, इससे अच्छा तो ये है कि इसमें मिट्टी डाल दो ऊपर से और ये चैन से दफना दिया जाएगा और आसानी से मर जाएगा। ऐसी स्थिति में गांव के जो लोग थे वो फावड़ा लेके आए और उस बैल पर उन्होंने मिट्टी डालना शुरू की। अब जैसे ही बैल पे मिट्टी डालना शुरू की, बैल और ज्यादा तड़पने लगा, चिल्लाने लगा, परेशान होने लगा कि ये लोग मेरे साथ कर क्या रहे हैं, कि जिसकी मैंने जिंदगी भर सेवा की हो वो ऐसा मुझे इनाम दे रहा है कि लास्ट टाइम पे मुझे कम से कम कुएं से तो निकाल लेता। हुआ क्या, जो बैल है काफी वो साहस दिखाता है, हिम्मत दिखाता है, और जो मिट्टी लोग डाल रहे थे उस मिट्टी को जैसे उसके ऊपर पड़ती वो उसके लगती, परेशान होता, दुखी था और वो इधर उधर हिलता, और हिलने से क्या होता कि जो मिट्टी ऊपर से पड़ रही थी वो उसके ऊपर से नीचे गिर जाती थी। थोड़ी देर बाद जब लोग मिट्टी डाल रहे उसके बाद देखा कि बैल की आवाज शांत हो गई, तो लोगों ने सोचा होगा बैल दब चुका है, अब उसकी आवाज नहीं आ रही है। हुआ क्या कि जब किसान ने जाके उसे नजदीक जाके देखा तो बैल कुएं की पार तक आ चुका था। और वो आ कैसे चुका था कि जो लोग उस पे जो मिट्टी डाल रहे थे, जो ईंट पत्थर उसके ऊपर जो जा रहे थे, उसने उन्हीं को सीढ़ी की तरह प्रयोग किया। धीरे धीरे मिट्टी उसके जो ऊपर पड़ती वो उस पर लगती और नीचे गिरती गई और बैल ऊपर आ गया। और बैल जब थोड़ी ऊपर रह गया तो उसने छलांग लगाई और कुएं से बाहर। तो उस बैल ने ये बात सिद्ध की कि जो लोग मुझे मारना चाहते थे उन्हीं के लिए, उन्हीं के विचारों से मैंने अपने लिए एक सीढ़ी तैयार कर ली, एक रास्ता तैयार कर लिया। तो जिंदगी में आपको भी यही करना है। लोग आपको दबाएंगे, आपके विचारों को दबाएंगे, और आप जिंदगी में जब भी कुछ करने के लिए खड़ा होंगे ये समाज रोकेगा। और जिस दिन आप बाहर निकल के आएंगे तो लोग आश्चर्यचकित होंगे, ये लोग कहेंगे कि ये लोगों ने इसने ये कैसे कर लिया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो लोग हैं वो हमें दबाने की कोशिश करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे, बेटा ये तुमसे नहीं होगा। और वो इसलिए कहेंगे क्योंकि वो काम उनसे खुद से नहीं हो सकता, और जिससे जो काम होता है वो व्यक्ति आपसे कभी नहीं कहेगा कि आप ये नहीं कर पाओगे, आप ये वो यही कहेगा आप थोड़ी मेहनत करो हो जाएगा। तो इस कहानी को आप ध्यान रखना। ये जो समाज है, ये जो लोग हैं, आपने जिस पर बहुत ज्यादा एहसान किया हो वो भी समय पर आपके काम में आने वाला नहीं है, वो भी आपको दबाने की कोशिश करेगा। इस बात को हम यहीं खत्म करते हैं। आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए धन्यवाद।